ठीक है। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, देखने को क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको लगेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ठीक है, 2-3 बातें आपने रख ली होगी। काल्पनिक होता है, बराबर होता है, और लैटरल इन्वर्स होता है, मीन्स कि पार्श्व उल्टा होता है। तो आसान है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी बोली या फिर काल्पनिक जिसको कहते हैं। लेकिन ठीक है, आप तो इसको पता है कि काल्पनिक होता है, एक और चीज़ नोट कर लीजिए, बराबर होता है और लैटरल इन्वर्स होता है। तो ये बातें तो आप याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन तो आते ही आते। अब 2-3 बातें और जाने कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेन मिरर या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, बराबर होता है और लैटरल इन्वर्स होता है। चलिए, अब इससे 2-3 बातें नोट करने वाली चीज़। पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, यदि कोई भी चाल से, ठीक है, यदि कोई भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे अपना प्रतिबिंब कैसा लगेगा, अपना प्रतिबिंब 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अगर भी चाल से दर्पण की ओर जा रहे हैं तो 2v से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होता है, पहला नियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। दूसरा कि दर्पण का कोण अगर थीटा कोण से घुमा दिया जाए, अगर दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, ठीक है, तो परावर्तित किरण कितना थीटा डिग्री घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। ठीक है, मीन्स कि घुमा दिया जाए तो परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, 2 थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2 बातें नोट किया कि जब कोई व्यक्ति, अगर कोई आप भी चाल से दर्पण की ओर चलते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब कैसा लगता है कि 2v चाल से आ रही है, मीन्स कि दुगना चाल से आ रही है। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो ऐसा फील होगा कि आप 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं। थीटा का अगर बात करें, जहाँ थीटा कौन से घुमाया जाएगा वहाँ 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक दुगना हो जाएगा। 60 का 120 है ना, इस तरह से घुमाने पर। और एक चीज़ और कि जो दर्पण की लंबाई होती है वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की अगर लंबाई, थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट बहुत ही, दर्पण की अगर लंबाई, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होगी, ठीक है, आधी होगी तो क्या होगा, आपका कंप्लीट उसमें इमेज दिखेगा, है ना। दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई आधी होने पर आपको उसमें क्या होगा, दर्पण पूरा का पूरा दिखेगा। मीन्स कि अगर दर्पण अगर आधा भी है, ठीक है, दर्पण की अगर लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो दर्पण की लंबाई आधी होगी वस्तु की अपेक्षा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये आधा है तो पूरा का पूरा ये इमेज दिखेगा, है ना। चलिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हम बात करेंगे किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। 2 बात, एक तो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और दूसरा क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में रह सकता की बात होगा तो वो अणु हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं परमाणु का तो ये स्वतंत्र नहीं रहता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, पहला चीज़ आप नोट कर लीजिए परमाणु के बारे में। और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। सेकंड पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है ना। तो 2 बातें परमाणु के बारे में कि तत्व का, ठीक है, तत्व का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। लेकिन अणु की बात करें तो तत्व एवं यौगिक, ठीक है, तत्व एवं यौगिक का छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट। यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ जाने। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है, तो प्रोटॉन के गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के कौन है, चैडविक। ठीक है, चैडविक। अब आवेश की बात करते हैं तो देखिए +1 की अगर बात करते हैं, इसका जो होता है +1 आवेश होता है, इसका -1 आवेश होता है और इसका 0 आवेश होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटालिबिलिटी, ठीक है, सॉरी मैलेबिलिटी, या भी इसको क्या कहते हैं हिंदी में अगाध वर्धिता, ठीक है, मेलाबिलिटी या फिर अगाध वर्धिता, जिसको चादर को पीट कर चादर के मतलब पीट कर क्या करेंगे, उसको धातु को चादर के जैसा बनाया जा सकता है। तन्यता क्या होता है, उसको पतला रस्सी जैसा बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? सिंपल सा बात है, इसका फैक्ट है कि कच्चा दूध जो होता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है और उसको मारने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करने के लिए, मारने के लिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। पहले पीएच मान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पीएच मान का जो वैल्यू होता है कितना से कितना होता है, 0 से लेकर कितना होता है 14 तक होता है, ठीक है। बीच में होता है 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, क्षारीय, ठीक है, और 7 से नीचे होगा तो अम्लीय। ये दो बातें आप याद रखिएगा। एक तो 0 से 7 होता है, कई बार पूछा जाता है इसका पीएच मान 0 से कितना होता है, 14 होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ऊपर तो क्षारीय, और 7 पे रहे तो उदासीन, ठीक है, उदासीन। और जल क्या है, वाटर क्या उदासीन है ना। लेकिन यहाँ बोला कि पीएच मान अम्लीय का पूछा है ना, और अम्ल तो ये दिख रहा है, तो 7 से कम, मैंने बताया 7 से कम पे टिक करें। लेकिन और 2-3 बातें आप याद रखिए, जैसे क्या एग्ज़ाम जो फैक्ट पूछा जाता है, जैसे रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। मूत्र का कितना होता है, 6। अगर हम बात करते हैं नींबू का तो 2.2। सिरका बहुत बार पूछा गया, इसे ज़रूर रखिएगा दिमाग में, ठीक है, 2.4। और अगर हम बात करते हैं समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल का कितना होता है पीएच मान, 8.4, ठीक है। तो 2-3 बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्माधारिता, ठीक है, उष्माधारिता इसको कहेंगे। अब यहाँ से तो कुछ बातें और भी याद रखिए, जैसे गुप्त उष्मा की बात करें तो इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, गुप्त उष्मा का हो जाता है L = QY/m, और इसका जो SI मात्रक क्या हो जाता है, जूल पर kg हो जाता है। ये क्या हो गया, L लैटेंट हीट हो गया, Q आपका यहाँ पे एनर्जी हो गया, ठीक है, और M आपका क्या हो गया, यहाँ पे मास हो गया, ठीक है। अब वही बात थोड़ा देख लेते हैं, विशिष्ट उष्मा के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो होता है SI मात्रक क्या होता है, जो एग्जाम पूछा जाता है, जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप नोट कर लीजिए, जल का विशिष्ट उष्मा होता है 4200 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 1-2 बातें आपको और एक्स्ट्रा मैं बता दिए, आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप कन्फ्यूजन होगा, जैसे कि उष्माधारिता और या विशिष्ट उष्मा में अंतर, ठीक है। तो अलग अलग जो द्रव्यमान का जो होता है ना, अलग अलग जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान का जो आपका क्या होता है, उस विशिष्ट उष्मा क्या होती है यहाँ पे, सॉरी, अलग अलग द्रव्यमान का उष्माधारिता क्या होता है, समान होता है ना। क्या होता है, अलग अलग उष्मा, यहाँ पे किसी पदार्थ के अलग अलग द्रव्यमान की जो उष्माधारिता होती है अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान की उष्माधारिता क्या होती है, अलग अलग होती है, समान नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन अगर हम बात करते हैं, विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, विशिष्ट उष्मा का समान होता है, इसका समान होता है, ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान का उष्माधारिता अलग अलग होता है, जबकि अलग अलग द्रव्यमान का विशिष्ट उष्मा समान होता है। यहाँ से एक फैक्ट, ठीक है। उष्माधारिता जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। ये द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर करता है, नोट कर लीजिएगा उष्माधारिता। और विशिष्ट उष्मा क्या होता है, ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। 2-3 फैक्ट और मैंने बता दिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? करेक्ट आंसर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड।
ठीक है, CO। और मैंने आपको कुछ दिन पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि CO प्लस अगर H2 बने तो क्या होता है और CO प्लस N2 बने तो क्या होता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि CO प्लस H2 मिलकर क्या बनता है और CO प्लस N2 मिलकर क्या बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को हम और क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। बल का परिभाषा भी मिलता है इससे, ठीक है, बल की परिभाषा भी इससे मिलता है, ठीक, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें संवेग, ठीक है, नोट कर लीजिए, संवेग इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला आप रट के रखिएगा। संवेग का होता है फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और इसका अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या होता है? केजी इंटू मीटर पर सेकंड। और अगर हम संवेग की बात करते हैं तो संवेग कैसा राशि है? ये सदिश राशि है। एक बात और नोट कर लीजिएगा यहाँ से, तो काफ़ी सारा फैक्ट मैंने बताया। बल की बात करें तो बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सदिश राशि, संवेग का मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, सदिश राशि है, ठीक है। इतना बातें आप नोट कर लिए। अब सेकंड लॉ से, ठीक है, सेकंड लॉ से क्या निकलता है? अगर हम बात करते हैं सेकंड लॉ से आता है यहाँ से कि संवेग में परिवर्तन होगा तो बल की दिशा में होती है। संवेग परिवर्तन जो होगा बल की दिशा में होगी। और सेकंड लॉ क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। और यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। इससे भी आप याद रखिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। 2-3 बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है वाटर है, ठीक है। और इस पर अगर हम बर्फ़ की बात करते हैं, बर्फ़ तैरता है तो बर्फ़ का घनत्व क्या होगा? जल के घनत्व से कम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? घनत्व कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तब ये तैरेगा। मीन्स कि जल के घनत्व से कम होगा, जल के घनत्व से क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण कोई भी ठोस जल में तैरता है, ठीक है। चलिए, यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? अगर पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए आप अगर थैला ले जाते हैं, ठीक है, और इसमें ये हैंडल लगा होता है। अगर ये चौड़ा पट्टी कम चौड़ा पट्टी वाला हो, कम चौड़ा पट्टी हो, तो आपको बहुत भारी फील होगा। लेकिन इस बैग में अगर थोड़ा मोटा, अगर इस तरह से अगर चौड़ा पट्टी वाला हो, ठीक है, तो आपको बल कैसा होगा? बल आपको कम लगेगा, है ना। इसमें बल ज़्यादा लगेगा, तो इससे क्या होगा? दाब बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। हाँ, तो हमने बात कर लिया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, इसको कहते हैं विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की आपतित किरण 60 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? समतल दर्पण पर आपतित किरण टकराने के बाद सेम उसी डायरेक्शन में चली जाती है, मीन्स कि जिस डिग्री कोण से आती है उसी डिग्री कोण से वापस चली जाती है, मीन्स 60 डिग्री आंसर होगा इसका। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आप पहले फॉर्मूला नोट कीजिए, VIP, ठीक है। VIP याद करिएगा ट्रिक से। VIP आपको क्या दे रखा है? वोल्ट दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? मीन्स कि एनर्जी दिया हुआ है ना, पावर दिया हुआ है। तो किलोवाट आपको एनर्जी को डिफाइन करता है और आपको निकालना है I इक्वल टू क्या हो जाएगा? PYV। और यहाँ पे P कितना है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट और 220 वोल्ट है। डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या होगा? 211 और 2 घंटा 1100/11, मतलब कि लगभग आपका 9 एम्पियर के आसपास में इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है नोट कर लीजिएगा, FYL होता है, मीन्स कि न्यूटन पर मीटर होता है। F का न्यूटन
और लेंथ का मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा अवशोषण करता है। अगर ऊष्मा कम अवशोषण करेगा तो गर्मी कम लगेगा, है ना। इसलिए ब्लैक कपड़े नहीं पहने जाते गर्मी के दिन में, क्योंकि वो ऊष्मा को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और जो अच्छे उस मीन्स कि अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक क्यों दिखा देती है? तो ध्यान रखिएगा, लाइट की बात करें तो लाइट की स्पीड जो होता है साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, इसी कारण, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलती है, ठीक है। ये साउंड है, ठीक है। चलिए कोयले के जलने से क्या बनता है? कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, सिंपल, ठीक है। चलिए वायु की संगठक गैसें सामान्यतः क्या होती है? तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसकी होती है। नेक्स्ट है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्यों होती है? क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, और दिन के समय बहुत सारे वाहन चलते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर हम लोग लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर काफ़ी गहरा मीन्स कि बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे जीवन अस्त व्यस्त होगा। तो क्या करता है, दिन के समय अगर पेड़ पौधे अगर ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लेते हैं, और दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। तो जितने भी बाहर में मीन्स के वातावरण में पॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे कि हम लोग सांस अच्छे ले पाते हैं, मीन्स कि साफ़ सुथरे सांस ले पाते हैं। और सांस की कीमत कितनी है इस बार पेंडेमिक कोविड-19 ने सभी को बता रखा है, ठीक है। चलिए पंखा मीन्स करने से, फैन चलाने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, क्यों होती है? ये होती है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी की अनुभूति होती है, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं लैटेंट हीट से रिलेशन है इसका, ठीक है। लैटेंट हीट के बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैं वीडियो को मैं बता रखा है, वहाँ पे देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह संबंध नहीं है? इनमें से कौन इसमें से संबंधित नहीं है? देखिए नागफनी का पौधा है ना, ये मरुस्थल में पाया जाता है, इसलिए सबसे डिफरेंट। बाकी नीम, देवदार, चीड़ सदाबहार पेड़ हैं, ठीक है। किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देते हैं? अब इस तरह के पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, पेड़ पौधे के जो आसपास में पेड़ पौधे तो उसके अवशोषकता को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि फसल कम पैदा होता है, इसलिए इसको निकाल देते हैं, यानी का इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉड यकृत तेल, ठीक। आगे बढ़ेंगे। मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह श्वसन किससे करता है? तो मेढक दो चीज़ से श्वसन करता है, गिल से भी करता है और त्वचा से भी करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। पदार्थों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम या फ्लोएम? तो जाइलम करता है। चलिए जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में मैं दो बातें बता देता हूँ, ठीक है। जाइलम से सवाल जो आता है क्या भाई कि जाइलम में क्या क्या होता है? इसमें ट्रैकिट्स होता है, ऑप्शन में इससे दे देंगे, ट्रैकिट्स होता है, वेसल्स होता है, ठीक है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा होता है, और जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। उसी तरह फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, और इसमें भी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इसमें पैरेन्काइमा होता है और फाइबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई बार एलिमिनेट करने के लिए भी आता है, और दोनों के दोनों क्या है? परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, यानी कि डेड सेल है। चलिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा साउंड के बारे में, ठीक है। साउंड के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो साउंड की अगर हम बात करते हैं कि साउंड अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो इसकी जो चाल होती है और तरंगदैर्घ्य, ठीक है, साउंड की जो वेलोसिटी होती है और इसका जो वेवलेंथ होता है क्या होता है? बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नहीं बदलती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, और ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है?
तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। चलिए, और यहाँ से अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ का फार्मूला होता है v/f, जहाँ पे v क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वहीं ये तो वेवलेंथ होता है, वहीं फ्रीक्वेंसी होता है ये, ठीक है। चलिए, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t होता है, इसको भी याद रखिएगा 1/t होता है, ठीक। और साउंड के बारे में और भी जान लीजिए, साउंड स्पीड ऑफ साउंड के बारे में एग्जाम में आता है कि जैसे कि वायु में साउंड का जो चाल होता है कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड। जल में कितना होता है, यानी कि वाटर में कितना होता है, वाटर में होता है 1483 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में रहता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपको किलोग्राम या कुछ कैसे करके देंगे जो फंसाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। लोहा 5130 मीटर पर सेकंड, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, अगर ऑप्शन में अगर ये तीनों रहे तो आप लोहा टिक करेंगे, लेकिन ये चारों रहे तो आप एल्युमिनियम टिक करेंगे, ठीक है। साउंड इसमें ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही था।